अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए ASP डॉट नेट एप्लीकेशंस बना रहे हैं। और जो अप्रोच अभी तक हम लोगों ने फॉलो की है एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए, वो कोड फर्स्ट अप्रोच थी। तो कोड फर्स्ट अप्रोच में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले मॉडल डिफाइन करते हैं। उस मॉडल को यूज़ करते हुए हम लोग कंट्रोलर्स और व्यूज़ क्रिएट करवाते हैं। तो मॉडल जब हम लोग क्रिएट करवा रहे होते हैं तो मॉडल्स के अंदर सिंपली हम लोग एक C# की फाइल क्रिएट करवाते हैं जिसमें एक क्लास डिफाइन होती है, और क्लास रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारी किसी ना किसी एंटिटी को। तो कोड में हम लोग एक क्लास डिफाइन करते हैं, उस क्लास के थ्रू हम लोग कंट्रोलर्स और व्यूज़ क्रिएट करवाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशंस हम लोग अपनी जो एप्लीकेशन की एंटिटीज़ हैं उनको डेटाबेस के अंदर अपलोड कर रहे होते हैं। तो अगर किसी भी फेज़ के ऊपर हमें फील होता है कि हमारे पास जो एंटिटीज़ हैं उसमें किसी तरह की चेंजिंग रिक्वायर्ड है, तो हम लोग अपने मॉडल को चेंज करते हुए माइग्रेशंस की मदद से एग्जैक्ट वही चेंजेस अपनी डेटाबेस में अपलोड करवा सकते हैं। तो कोड फर्स्ट अप्रोच काफ़ी हद तक आसान है। इसके अंदर सिर्फ हमने जो डील करना है वो अपने मॉडल के साथ करना है जिसमें हमारी एंटिटीज़ डिफाइन है, और उन मॉडल्स की मदद से हमारी सारी की सारी एग्जीक्यूशंस चलती जा रही हैं। दूसरी अप्रोच जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है वो है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। और मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर यही अप्रोच फॉलो की जाती है। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि जो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें डेटाबेस के सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक प्लानिंग के साथ अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, उसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ होंगी, उन एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, और वो एंटिटीज़ क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। तो ये सारी प्लानिंग हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी होती है। उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट फेज़ की तरफ जा रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री में क्योंकि सारे के सारे जो ये एथिक्स हैं, ये सारी की सारी ये जो हमारे पास डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये फॉलो हो रहे होते हैं, तो उनके डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स की मदद से भी हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि पूरी प्लानिंग की मदद से अपनी एप्लीकेशन को डेवलपमेंट फेज तक लेके जाते हैं। तो ऑलरेडी आपकी डेटाबेस बन चुकी होगी क्योंकि आपने क्लियरली अपनी एंटिटीज़ डिफाइन कर ली हैं, और उन एंटिटीज़ को सिर्फ आपने डेटाबेस की मदद से इंप्लीमेंट करना है। तो जब आप एंटिटीज़ को डेटाबेस में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली टेबल्स की मदद से इंप्लीमेंट होगी। तो स्टार्ट में ही कोर्स में हमने डिस्कस किया था कि एसक्यूएल सर्वर को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर इज़ डेवलप्ड बाय एंड मेंटेन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और जो हम लोग ASP.NET या डॉट नेट फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं वो भी एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है, ये वो ही उसको मेंटेन कर रहा है। तो इनकी इंटीग्रेशन रिलेटिवली आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर डेटाबेसेस। तो इस कोर्स में एक्चुअली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और बाद में उस डेटाबेस की मदद से हम लोग अपने मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद हम लोग अपने कंट्रोलर्स और व्यूज़ क्रिएट करवाएंगे। तो इस पूरी की पूरी अप्रोच में हमारी डेटाबेस का जो मॉडल है, ये उसका जो स्कीमा है वो क्लियरली डिफाइन होना लाजमी है। अगर आपके पास डेटाबेस के अंदर क्लियर प्लानिंग नहीं है तो फिर ये अप्रोच आपके लिए फिजिबल नहीं है। फिर उसके लिए बेहतर क्या है कि पहले आप कोड करें, और उसके बाद आप उस कोड को अपनी डेटाबेस के अंदर अपलोड करते जाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दोनों अप्रोचेस इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप प्रॉपर जो मेथड्स हैं उसको यूज़ करते हुए अपनी डेटाबेस डेवलप करने के बाद एप्लीकेशन की डेवलपमेंट को स्टार्ट करें। तो इस अप्रोच को इसी वजह से डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच कहा जाता है कि डेटाबेस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन में डेवलपमेंट फेज के अंदर दाखिल होंगे। तो इस कोर्स के लिए, ये इस स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए हमें एसक्यूएल सर्वर रिक्वायर्ड है। और सर्वर को यूज़ करने के लिए हमारे पास दोनों मेथड अवेलेबल हैं। या तो मैं इसमें जो कमांड लाइन है उसके थ्रू क्यूरीज की मदद से अपनी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकता हूँ, और एक आसान हल मेरे पास ये है कि मैं सिंपली जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो इनकी इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी हमने की हुई हैं और ये कॉन्फ़िगर्ड भी हैं। एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल है और मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉल है। तो जितने भी डेटाबेस से रेलिवेंट मेरे ऑपरेशंस होंगे, मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए सारे के सारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्टूडियो की मदद से ही परफॉर्म करूँगा। ठीक है। दूसरा एक और इसमें चेंजिंग ये है कि ऑलरेडी क्योंकि हमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है, और विजुअल स्टूडियो के अंदर जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट हम लोग डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हमें एक स्पेसिफिक टेम्पलेट रिक्वायर्ड होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती हैं जब हम लोग डॉट नेट फ्रेमवर्क पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हमें प्रॉपर टेम्पलेट्स जब तक नहीं इसमें इंस्टॉल होंगे तब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हम लोग कर सकेंगे। ठीक है। तो इसमें मैनुअल अप्रोच भी है कि आप वन बाय वन वो रेलिवेंट फोल्डर्स क्रिएट करके
उसमें जो रिक्वायर्ड हमारे पास टेम्पलेट है उसको इम्प्लीमेंट करवा लें। दूसरा ये है कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे लिए टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, तो जब हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं हमारी फैसिलिटी के लिए, तो हम सिर्फ उन्हीं टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया उसके लिए एक इंस्टॉलर पहले हमने यूज़ किया होगा। वो इंस्टॉलर आपके पास मौजूद है। आपने सिंपली क्या करना है, विजुअल स्टूडियो के अंदर आपने मॉडिफाई के सेक्शन में जाना है। मॉडिफाई के सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो जो जो भी आपने कंपोनेंट्स यहाँ पे या वर्कलोड्स को इनेबल किया होगा वो सारे के सारे शो हो रहे होंगे। इसमें एक वर्कलोड्स के साथ ही हमारे पास ऑप्शन है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के नाम से। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में वो सारे के सारे मॉड्यूल्स, वो सारी की सारी लाइब्रेरीज जो ऑलरेडी इंस्टॉल है वो यहाँ पे इंडिविजुअली शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने इंस्टॉलेशन की थी तो हमने उसको बताया था कि हमने डॉट नेट 9.0 रन टाइम को यूज़ करना है, और उसके साथ हमने फ्रेमवर्क इंस्टॉल जब किया था तो वो 4.7 विद टारगेटिंग पैक और 4.8 विद एस डी के इंस्टॉल। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने सेलेक्ट किए हुए हैं अपने वर्कलोड के अंदर। ये इंडिविजुअली हमें आगे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करने पड़े। लेकिन आपने अब क्या करना है, आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के सेक्शन में जाके डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट एंड आइटम टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है, इसको यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है और मेक श्योर कि इट इज़ अनेबल। तो ये तीन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं जो मैंने बाद में इंस्टॉल किए हैं। तो आप भी इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिएगा कि ये कंपोनेंट्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, ताकि जब हम लोग डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए इन ईडीयू डॉट नेट के साथ अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें तो उस केस के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो इंस्टॉलर के अंदर जाके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आपने ये तीन कंपोनेंट्स इंस्टॉल करवा लेने। तो बहरहाल ये इंस्टॉलर का काम सिर्फ यहीं तक था। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे। तो एसक्यूएल सर्वर पे ऑलरेडी हमारे सामने जो इंटरफेस आ रहा है उसमें एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए डायलॉग बॉक्स उसने हमें दिया। जब एसक्यूएल सर्वर हमने इंस्टॉल किया तो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हुए हम लोगों ने इसको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस पे रखा। सिर्फ यूज़र नेम वगैरह चेंज हुए, बाकी कोई भी चीज़ हमने चेंज नहीं की, क्योंकि डेटाबेस का कोर्स नहीं है और ना ही हम लोग इसमें स्कीमा को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने जा रहे हैं। जो डिफ़ॉल्ट स्कीमा हमारे पास था उसको एज डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ही हमने इंप्लीमेंट करते हुए अपनी इंस्टॉलेशंस कंप्लीट करवा ली। तो उन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ अगर आपने इंस्टॉलेशन की हुई है तो जिस तरह से मेरा ये इंटरफेस या डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है उसी तरह का आपका शुरू होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा होगा कि यहाँ पे यूज़र नेम डिफरेंट है, आपका यूज़र नेम डिफरेंट होगा। अब इस एसक्यूएल सर्वर की जो इंस्टॉलेशन हमने की है इसके लिए हम लोगों ने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ किया। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमें उसका लॉगिन और पासवर्ड बताना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने डेटाबेस के कोर्स में देखा भी होगा कि किस तरह से लॉगिन और पासवर्ड वगैरह हम लोग सेट कर सकते हैं। तो बहरहाल विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए मैं इसको इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पे कनेक्शन सिक्योरिटी के अंडर इंक्रिप्शन मेथड है। तो कुछ स्टूडेंट्स का इशू आता है कि उनकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे या तो मैंडेटरी सेलेक्ट हुआ होता है या फिर वो एसक्यूएल की जो स्ट्रिक्ट इंक्रिप्शन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में प्रॉपर जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल नहीं हैं तो उस केस में जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा कि जी कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हो गया लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मैं इस कनेक्शन को मेंटेन नहीं कर सका, या इस कनेक्शन के अंदर कोई एरर आ गया है। तो अभी हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के दौरान हम इंक्रिप्शन को ऑप्शनल कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब हमारी वेबसाइट किसी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होगी तब हम लोग इंक्रिप्शन जो मेथड्स हैं उसको स्ट्रिक्ट रखेंगे या मैंडेटरी रखेंगे, क्योंकि तब हमारे पास जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल होते हैं सर्वर के ऊपर, और उन्हीं सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स को यूज़ करते हुए हम लोग अपना जो कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश करवाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल हमने इसको यहाँ पे ऑप्शनल रखा हुआ है ताकि कोई भी कनेक्शन से रेलिवेंट इशू मेरा यहाँ पे ना आए सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स की वजह से। तो सिंपली विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए सर्वर नेम ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ है, मैंने इसको कनेक्ट करवा लिया। जैसे मैं कनेक्ट करवाता हूँ तो मेरा जो सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है वो एसक्यूएल के साथ अब कनेक्ट हो गया। और एसक्यूएल के साथ कनेक्ट होने के बाद डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास कुछ एक फ़ोल्डर्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो शो हो रहे हैं। इसके अंदर जिसके साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन करनी है वो डेटाबेसेस का फ़ोल्डर है। बाकी सारे स्कीमा से रेलिवेंट फ़ोल्डर्स को हम लोग ना तो एक्सप्लोर करेंगे और ना ही उसके अंदर किसी भी तरह की कोई चेंजिंग फ़िलहाल परफॉर्म करेंगे। डेटाबेसेस के फोल्डर में
दो डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है और इसमें कोई भी यूज़र डिफाइंड डेटाबेस अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। तो डेटाबेसेस के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके एक डेटाबेस क्रिएट करवा लेते हैं और इसी डेटाबेस को यूज़ करते हुए हम लोग ASP.NET की जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट करवाएंगे। अब डेटाबेस क्रिएट करवाने के लिए भी मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें मैं अपने स्कीमा के पैरामीटर्स को चेंज कर सकता हूँ, उनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी मैंने इंप्लीमेंट करनी है, कोई कंपैटिबिलिटी मैंने चेंज करनी है, तो वो सारे काम मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ ही, जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करवा लेते हैं। लेट्स सपोज डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे रखवा दिया डमी। अब जैसे ही हमने ओके के ऊपर क्लिक किया तो हमारे डेटाबेसेस के फोल्डर में डमी के नाम से एक डेटाबेस बन गई है, विच इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटाबेस। इसको अगर हम लोग फर्दर एक्सपेंड करें तो ये प्री डिफाइंड या फिर सिस्टम जनरेटेड हमारे पास फोल्डर्स हैं। इसके अंदर डायग्राम्स हैं, व्यूज़ हैं, हमारे पास क्यूरी स्टोर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा कंसर्न है फ़िलहाल टेबल्स के साथ, क्योंकि जो हमने एंटिटीज़ डिफाइन करनी है वो सारी की सारी एंटिटीज़ एज अ टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। तो टेबल्स के फोल्डर को अगर फर्दर एक्सपेंड करें तो सिस्टम टेबल्स हैं, फाइल टेबल हैं, एक्सटर्नल टेबल्स एंड ग्राफ टेबल्स, ये सारे के सारे भी अगेन सिस्टम जनरेटेड फोल्डर्स हैं। हमने अभी तक इनमें कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया। तो लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हम अपनी डेटाबेस के अंदर एक एंटिटी डिफाइन कर देते हैं और जो एंटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे वो टेबल की सूरत में डिफाइन होगी। अब मैंने उसको टेबल क्रिएट करने के लिए दिया, कहा, और टेबल क्रिएट करने के लिए उसने मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन कर दिया जिसमें मैं अपने एंटिटी की प्रॉपर्टीज, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स मेंशन करूंगा और उन एट्रीब्यूट्स की डेटा टाइप मेंशन करूंगा। तो लेट्स सपोज हम एक एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं और उस एंटिटी का नाम हम लोग रखवाएंगे यूज़र। तो यूज़र की कोई ना कोई आईडी होगी और डेटा टाइप, यहाँ पे आईडी के लिए मैं इंटीजर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उस यूज़र का कोई ना कोई नेम होगा, उस यूज़र का कोई ना कोई लेट्स सपोज CNIC नंबर है, उसके लिए भी मैं इंटीजर यूज़ कर लेता हूँ। और किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करता होगा। लेट्स सपोज एक लास्ट एट्रीब्यूट और ले लेते हैं कि उसकी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होगी। तो ये कुछ एक एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन कर लिए जो कि मेरे एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं एक्चुअली। और इसके अंदर मेरे सामने चेक बॉक्स है कि इनमें से किस किस को मैंने नल रखना है और किसको मैंने नल नहीं रखना। तो मैंने सारों को फिलहाल अनचेक कर दिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी एंटिटी क्रिएट करे उस एंटिटी को तब तक क्रिएट ही ना होने दे जब तक ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं कर देता। अब मैंने एंटिटी के एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए, लेकिन अभी तक मैंने एंटिटी का नाम डिफाइन नहीं किया। तो जैसे ही आप कंट्रोल S के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे वो पूछेगा कि आपने इस टेबल का क्या नाम रखना है। इन अदर वर्ड्स, आप अपनी एंटिटी का नेम डिफाइन करें। तो लेट्स सपोज मैं इस एंटिटी का नाम रखवा लेता हूँ यूज़र। सेव करने के बाद हमारे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आ रहा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे टेबल्स के फोल्डर को, तो टेबल्स के फोल्डर के अंदर अब हमारे पास एक नया टेबल क्रिएट हो गया है यूज़र के नेम से। और इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें वही हैं, कॉलम्स हैं और बाकी चीज़ें वगैरह हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जैसे ही कोई टेबल या एंटिटी क्रिएट करवाएं तो उस एंटिटी के साथ ही हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसमें प्राइमरी की क्या होगी। तो प्राइमरी की हमें लॉजिकली आईडी को रखवाना चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसको कह देता हूँ सेट एज प्राइमरी की। अब इसके बाद अगेन मैं इसको सेव करवाता हूँ। अब सेव करवाने के बाद हमारे पास कॉलम्स के अंदर आईडी शो हो रहा है और आईडी के साथ उसने हमें मेंशन कर दिया कि इट इज़ अ प्राइमरी की। आप जब आप फर्स्ट टाइम ये SQL स्टूडियो, मैनेजमेंट स्टूडियो को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपसे कहेगा कि ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। उसकी रीज़न वो आपको क्या बता रहा होगा कि यूज़र की एंटिटी पहले से एग्जिस्ट करती है या पहले से मौजूद है और आप यूज़र की एंटिटी को दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहले यूज़र की एंटिटी को आप डिलीट करेंगे, उसके बाद उसको क्रिएट करेंगे। तो ये सिक्योरिटी चेक है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट स्टूडियो के इंटरफेस में इम्प्लीमेंटेड है। आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसको डिसेबल किया हुआ है। उसका तरीकाकार क्या है कि मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर टूल्स का हमारे पास
हाँ, ऑप्शन है, ये मेन्यू है। टूल्स के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, और इन ऑप्शंस के अंदर हमारे पास है डिज़ाइनर्स। तो डिज़ाइनर्स के अंदर जब आप आते हैं तो आप उसको प्रिवेंट सेविंग चेंजेस डेट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। आप इसको अगर डिसेबल कर देंगे तो ये एरर फिर बार बार नहीं आएगा। तो अगर इस तरह का एरर आपके पास आता है, मतलब मैंने यूज़र का टेबल विदाउट प्राइमरी की क्रिएट किया था, और एक दफ़ा उसको क्रिएट करने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट टाइम उसमें क्या किया है, आईडी को एज अ प्राइमरी की डिफाइन किया, तो उसने कोई एरर वगैरह शो नहीं किया, जैसा मैंने उसको कहा वैसा उसने परफॉर्म करवा दिया। अगर आप ये काम करेंगे फर्स्ट टाइम अपने मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर तो आपको एरर देगा। एरर को आपने बार बार अगर अवॉइड करना है तो उसके लिए बेहतर हाल यही है कि डिज़ाइनर में जाके आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दें, तो बार बार ये एरर आपके पास शो नहीं होगा। तो एनी हाउ, हमने एक एंटिटी डिफाइन कर ली डेटाबेस के अंदर। ये डेटाबेस टोटल सेपरेट क्रिएट हुई है हमारे एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। अब जब आप कल को अपनी वेबसाइट किसी होस्टिंग के ऊपर अपलोड करते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास फाइल सर्वर या एफटीपी सर्वर अलग से चल रहा होता है, और जो हमारे पास डेटाबेस सर्वर है वो अलग से चल रहा होता है। तो इट इज़ अ टोटली सेपरेट सर्वर, इसका हमारे एग्जिस्टिंग सर्वर के साथ कोई लिंक नहीं है। तो हमने क्या किया हुआ है कि डेटाबेस के अंदर एंटिटी डिफाइन कर ली है। अब इस एंटिटी को यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर मॉडल डिफाइन करवाएंगे, और उस मॉडल को यूज़ करते हुए हम लोग कंट्रोलर्स और व्यूज़ डिफाइन करवाएंगे। ठीक है। तो डेटाबेस से रेलिवेंट जो हमारा बेसिक काम है फिलहाल हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। तो वेल स्टूडियो मैंने ओपन किया और उससे मैं कहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ऑलरेडी हमने टेम्पलेट इंस्टॉल किया हुआ है। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है, लेट्स सपोज MVC। अब जब आप MVC सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक है ASP.NET कोर के साथ हमारी वेब एप्लीकेशन बनेगी, और दूसरा है ASP.NET वेब एप्लीकेशन विद .NET फ्रेमवर्क। जो अभी हम लोग काम करने जा रहे हैं वो .NET फ्रेमवर्क के साथ है। अगर आप कोर के साथ ये काम करेंगे तो अगले सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो हो सकता है आप परफॉर्म ना कर सकें। तो मेक श्योर आपने प्रॉपर टेम्पलेट इंस्टॉल किया हुआ है, और दूसरा आपने ASP.NET वेब एप्लीकेशन क्रिएट करवाई है .NEट फ्रेमवर्क के साथ। तो नीचे जो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म सपोर्ट है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोर के अंदर मैक भी सपोर्टेड है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड सर्विस, हर चीज़ सपोर्टेड है। लेकिन .NET फ्रेमवर्क के अंदर सिर्फ विंडोज़ क्लाउड और वेब सपोर्टेड है। तो मेक श्योर आपने जो एप्लीकेशन सेलेक्ट की है वेब एप्लीकेशन, इट इज़ .NET कोर, और ये MVC के साथ क्रिएट होनी चाहिए। तो MVC के साथ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं होगा। हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन को कोई ना कोई हमें नेम रखना है, तो हमने एप्लीकेशन का नेम लिखवा लिया। अगर कोई स्पेसिफिक .NET फ्रेमवर्क हमें रिक्वायर्ड है तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो सबसे स्टेबल मुझे लग रहा है 4.7, हमने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास ऑप्शन है मैं एम्प्टी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करवा सकता हूँ, वेब API क्रिएट करवा सकता हूँ जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने देखनी है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करवा सकता हूँ, या फिर MVC एप्लीकेशंस करवा सकता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युअली करेंगे या इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे MVC ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे HTTP कन्फिगर को चेक किया हुआ है। अगर आप को लगता है कि आपके सिस्टम पे प्रॉपर सर्टिफिकेट सिक्योरिटी इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम में क्योंकि सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल है तो मैं HTTPS को यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। मज़ीद इसमें हम लोग अथेंटिकेशंस भी जो है वो ऐड करवा सकते हैं कि इंडिविजुअल अथेंटिकेशन होनी चाहिए, कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसकी अथेंटिकेशन हमने यूज़ करनी है, या फिर विंडोज़ की अथेंटिकेशन को यूज़ करना है। तो फिलहाल हम इसको नन रहने देते हैं। इन फ्यूचर जब हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर रोल्स वगैरह डिफाइन करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसमें अथेंटिकेशन को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर। तो बहरहाल MVC को मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने टेम्पलेट के अंदर, और उसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए उसने मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया।
अच्छा, सिलेक्टेड टेम्पलेट के साथ हमारी एप्लीकेशन जो है वो रेडी है। इसके अंदर कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। वही चीज़ें हैं कि प्रॉपर्टीज़ हैं, रेफरेंसेस में आपका फ्रेमवर्क पड़ा हुआ है, और रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं, और कंट्रोलर मॉडल और व्यूज़ बिल्कुल उसी तरह से हैं। कोई स्क्रिप्ट्स वगैरह अगर होंगे तो वो स्क्रिप्ट्स के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे इसने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमने देखी हुई है। तो बहरहाल काफ़ी हद तक इसका जो स्ट्रक्चर है वो वही है जो एमवीसी कोर के अंदर आपने देखा हुआ है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अब पहला काम जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमने अपनी एप्लीकेशन को एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करवाना है। तो एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें अगर आप ऊपर जो हमारे पास मेन्यू शो हो रहे हैं, मेन्यू के अंदर अगर आप जाते हैं व्यू के सेक्शन में, तो व्यू के अंदर हमारे पास एसक्यूएल ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और उसके ऊपर एस सर्वर एक्सप्लोरर के नाम से ऑप्शन है। तो सर्वर एक्सप्लोरर को अगर मैं ओपन करवाता हूँ तो हमारे पास डिफरेंट डेटा कनेक्शंस हैं। एक डेटा कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, लेट्स मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये ऑब्सलीट हो चुका है। डेटा कनेक्शंस के अंदर हम लोग एक रिफ्रेश करने के बाद न्यू कनेक्शन ऐड करवा लेते हैं। अब न्यू कनेक्शन ऐड करवाने के लिए वो हमसे पूछेगा कि जी डाटा सोर्स क्या रखना है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के ऊपर ही बनी हुई है तो हम लोग इसको एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप ओरेकल को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस डेटाबेस भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं, लेकिन क्योंकि हमारी डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में बनी है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, सर्वर नेम हमने बताना है। इसमें एक तो ऑप्शन ये है कि आप उसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सर्वर ऑलरेडी चल रहा है एसक्यूएल का वो शो हो जाएगा। इन मोस्ट केसेस हो सकता है ऐसा ना हो। तो अगर आपके पास जो सर्वर है वो शो नहीं हो रहा, तो आप उस केस में जो नेम यहाँ पे मेंशन है इसी को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मेंशन है मुदस्सिर स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस, तो ये एक्चुअली आपके सर्वर का नेम है। तो लेट्स सी अगर ये यहाँ पे शो करवाता है एप्लीकेशन के अंदर तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज खुद लिखवा लेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे शो नहीं हुआ तो सिंपली मैं सर्वर का नेम खुद मेंशन करवा लेता हूँ। और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही मैं डेटाबेस के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही इस्तेमाल करूँगा। और इसके बाद आपने बताना है कि कौन सी डेटाबेस इस सर्वर के ऊपर चल रही है जिसको आपने कनेक्ट करवाना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पे जब मैं इसको ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक अगेन एरर दे रहा है कि कनेक्शन वाज सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड विद द सर्वर। मतलब कनेक्शन में कोई मसला नहीं है, लेकिन एक एरर आया, और वो एरर क्या है, द सर्टिफिकेट चेन वाज इशूड बाय एन अथॉरिटी दैट इज़ नॉट ट्रस्टेड। तो हो सकता है ये एरर आपके पास भी है, तो यहाँ पे जो इंक्रिप्शन मैंने मैंडेटरी की हुई है उसको मैं ऑप्शनल कर देता हूँ। ठीक है। तो ऑप्शनल करने के बाद अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब उसने कनेक्शन इस्टेब्लिश करके वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स ला के दे दिए जो मेरे एसक्यूएल सर्वर के ऊपर चल रहे हैं। तो इसमें ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं, ये प्री डिफाइंड डेटाबेसेस हैं। हमने जो डेटाबेस क्रिएट करवाई थी वो डमी है, तो मैंने डमी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद अगर आप अपनी आसानी चाहते हैं तो यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करके एक दफ़ा देख लें कि कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश होता है या नहीं। उसके बाद अगर आप श्योर हैं कि जी कनेक्शन ही इसका इस्टेब्लिश हो जाएगा तो सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो डाटा कनेक्शंस के अंदर जो हमारे पास हमारा एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये सर्वर एक्सप्लोरर है। सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेबल है वो विजिबल हो रहा है। तो अभी हमने जो काम किया वो ये किया है कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट की एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। उस डेटाबेस में हमने सिंपल एक टेबल क्रिएट किया यूज़र के नेम से। और अभी तक हमने ASP.NET की एप्लीकेशन को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करवा लिया, या आप इसको फिलहाल ये कह लें कि हमने विजुअल स्टूडियो को या अपनी एप्लीकेशन को अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर की मदद से, सॉरी सर्वर एक्सप्लोरर की मदद से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा लिया। अब मेरी एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। वापस मैं जो अपना सोल्यूशन एक्सप्लोरर उसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुई। सिर्फ हुआ क्या है कि मैं अब अपनी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो। तो एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन है, इसके अंदर वही डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं। तो सिंपली मैं अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। ऐड के अंदर जाके मैं न्यू आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो न्यू आइटम हमारे पास आ रही है वो HTML पेजेस है, मतलब वेब से रेलिवेंट कंटेंट है। तो अगर आप डाटा के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा edu.net एंटिटी डाटा मॉडल, ये EDM, ठीक है। तो मैंने edu.net को सिलेक्ट कर लिया और मुझे मॉडल को कोई ना कोई नेम देना है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसका नाम मॉडल 1 रखा हुआ है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं उसका नाम डमी डाटा रखवा लेता हूँ। इसका कुछ भी नेम हो सकता है, तो कोशिश करें कोई ना कोई मीनिंगफुल नेम असाइन कर दें। इसको डाटा सोर्स कह सकते हैं, डमी डाटा मैंने यहाँ पे इसको रखवाया है। तो मैंने edu.net को सिलेक्ट करके अपने मॉडल का एक नेम असाइन कर दिया। जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछेगा कि आपने जो एंटिटी फ्रेमवर्क है वो किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस करना है, EF डिज़ाइनर करना है। तो यहाँ पे अपनी आसानी के लिए मैं EF डिज़ाइनर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कोड फर्स्ट को भी यूज़ किया जा सकता है डेटाबेस से, लेकिन EF डिज़ाइनर से हमें हेल्प ये होगी कि हम लोग क्लियरली देख सकेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें डेटाबेस से इंपोर्ट हुई हैं। तो EF डिज़ाइनर हमने यूज़ किया और ये डेटाबेस को यूज़ करेगा एज ए सोर्स। अब यहाँ ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा कनेक्शन आपने यूज़ करना है। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन में लेके जाते हैं तो वही SQL एक्सप्रेस डमी डॉट DBO जो भी थोड़ी देर पहले हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाया था वो यहाँ पे शो है। कनेक्शन स्ट्रिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखी जाएगी वो यहाँ पे उसने हमें दिखा दी है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपने कनेक्शन स्ट्रिंग को सेव करवाना है या नहीं करवाना। तो क्योंकि हमारी इंटरेक्शन बार बार परफॉर्म होनी है डेटाबेस के साथ, हर दफ़ा हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग्स जो हैं उसको सेव नहीं करवा सकते, तो इसीलिए हमने उसको कहा कि हाँ जी आप वेब डॉट कॉन्फ़िग की फ़ाइल में इस कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टोर करवा लें, ताकि ये जो पैरामीटर्स हैं ये मुझे बार बार प्रोवाइड ना करने पड़े। नेक्स्ट, एंटिटी फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 5.0 या 6.x। तो दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मैंने 5.0 सेलेक्ट कर ली। अच्छा, नेक्स्ट वो अब मुझसे पूछेगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें डेटाबेस में से इस्तेमाल करनी है अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो टेबल्स हैं, टेबल के अंदर DBO है और उसमें यूज़र का टेबल है। तो लेट्स सपोज मैं उससे कहता हूँ कि मुझे फ़िलहाल सिर्फ यूज़र को इंक्लूड करवाना है अपने मॉडल्स के अंदर, बाकी और मैंने किसी चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया। नीचे ऑब्जेक्ट के नेम से रेलिवेंट जो हम लोग कन्वेंशंस यूज़ करते हैं उससे रेलिवेंट उसने चेक लगाए हुए हैं। एक और चेक है कि अगर कहीं पे कोई फॉरेन की का कॉलम लगा हुआ है तो उसको भी आप इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो इन दोनों चेक्स को एज इट इज़ हम लोग रहने देते हैं, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, मैंने अपनी डेटाबेस में से यूज़र का टेबल सेलेक्ट कर लिया कि ये वो टेबल है जिसको मैं मैप करवाना चाह रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपकी डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगे तो चेक बॉक्सेस की मदद से आप उन मल्टीपल टेबल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डेटाबेस में कोई ऐसी एंटिटी एग्जिस्ट करती है जिसका एप्लीकेशन के जो फंक्शन है या ऑपरेशन है उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है, तो उसको आप यहाँ पे अनचेक करके अवॉइड कर सकते हैं कि वो मेरे एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड ना हो या उसका मॉडल मेरी एप्लीकेशन में ना बने। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद हमने EF डिज़ाइनर की मदद से अपनी डेटाबेस में से वो रेलिवेंट टेबल सेलेक्ट कर लिए जिसका मॉडल मैंने क्रिएट करवाना है। अच्छा, जैसे ही मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कनेक्शन की मदद से जो एसक्यूएल सर्वर के साथ ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन का स्टैब्लिश है सारी की सारी डिटेल्स को इंपोर्ट करवाएगा और जो रेलिवेंट लाइब्रेरीज वगैरह हैं उसको भी इंक्लूड करवा लेगा। अच्छा, मे बी ये आपको एक सिक्योरिटी वार्निंग दे, तो क्योंकि इसमें कोई एज सच अनट्रस्टेड सोर्स है नहीं, सारे का सारा माइक्रोसॉफ्ट का सोर्स यूज़ हो रहा है, तो आप इसको ओके कर सकते हैं। तो इस तरह के 2-3 मैसेजेस हो सकते हैं आपके पास आए क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं उसको इंक्लूड करवा रहे हैं। अच्छा, जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो रेफरेंसेस हम लोग इसको दोबारा क्लैप्स करवा लेते हैं। आपके पास एक
डमी डाटा डॉट ई डी एम एक्स के नाम से फाइल बन जाएगी। अब जो मॉडल हमने क्रिएट करवाने के लिए दिया था, जारी सी बात उसी मॉडल के नेम से उसने ये फाइल बनाई है। ये जो ई डी एम एक्स है, ये एक्चुअली एंटिटी डाटा मॉडल इन एक्सएमएल फॉर्मेट है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें हमारे पास सी एस की क्लास है। जो सी एस की क्लास, उसमें हमारा जो डाटा मॉडल है वो क्लास की सूरत में इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। डायग्राम है हमारे पास, जो डायग्राम है वो एक्सएमएल के फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे डमी डाटा के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये डिज़ाइनर के अंदर हमारे पास जो एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर हमने यूज़ किया था, उसके फॉर्मेट को यूज़ करते हुए, उसके टैब को यूज़ करते हुए हमारे पास शो करवा रहा है कि यूज़र की एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है जिसमें आईडी हमारे पास प्राइमरी की है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये नीचे नेम सी एन आई सी और बाकी उसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। तो अब इसने क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली हमारी डेटाबेस में से रिक्वायर्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं या रिक्वायर्ड सॉरी एंटिटीज़ हैं उनको इंपोर्ट करके मॉडल क्रिएट करवा दिए। अब मॉडल जब हम लोग क्रिएट करवा लेते हैं तो उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम लोग व्यूज़ और कंट्रोलर्स भी लिखवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब अगर मैंने व्यू या कंट्रोलर इसमें ऐड करना है तो सिंपली कंट्रोलर के ऊपर जाके हम लोग कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं और उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि एम्प्टी कंट्रोलर क्रिएट करवा सकते हैं या फिर MVC5 कंट्रोलर क्रिएट किया जा सकता है विद द व्यूज़ यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। तो हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। अगर ये मैसेज बार बार आपके पास आ रहा है तो आप इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो दोबारा ये आपके सामने नहीं आएगा। बट इट इज़ बेटर अप्रोच कि आप इसको अनचेक ही रहने दें, ताकि अगर किसी भी तरह को कोई एरर वगैरह आ रहा है तो वो आपको एक दफ़ा पता चल जाए या आपको रिस्क के बारे में पता चल जाए कि कोई ऐसा काम हो रहा है विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बाय द सिस्टम। अच्छा, तो इसने कंट्रोलर ऐड करने के लिए हमसे चीज़ें मांगी हैं कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है कि कौन सी मॉडल क्लास यूज़ होगी। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक क्रिएटेड क्लासेस हैं और एक और हमारे पास क्लास शो हो रही है यूज़र के नेम से। ठीक है। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट कौन सा यूज़ करना है, तो वो डमी एंट्रीज के नाम से ऑलरेडी हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है जिसमें हमने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। नया जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। व्यूज़ भी मैंने क्रिएट करने हैं और जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है मैं उसको भी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। कंट्रोलर का नेम इस केस में होगा यूज़र्स कंट्रोलर। अब इसमें इसको ऐड करता हूँ। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो कुछ पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, तो मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो मे बी आपको यहाँ पे एरर्स आए। लेकिन ये एरर जो हमारे पास आया है इट इज़ ड्यू टू रीबिल्डिंग। मतलब मैंने एक डाटा सोर्स इंक्लूड करवाया और डाटा सोर्स को इंक्लूड करवाने के बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं किया। तो इसका सोल्यूशन सिंपली क्या है कि आप बिल्ड के मेन्यू में जाएं और बिल्ड के मेन्यू में जाके आप अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर लें। तो मैंने रीबिल्ड सोल्यूशन के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर देगा। जैसे रीबिल्ड कंप्लीट होगी आप यही स्टेप्स दोबारा परफॉर्म करेंगे, मतलब कंट्रोलर दोबारा इससे जनरेट कराएंगे। मॉडल क्लास हमारे पास यूज़र की है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास हम लोग एग्जिस्टिंग यूज़ करने जा रहे हैं और ऐड। ओके, तो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कंट्रोलर के अंदर यूज़र्स का कंट्रोलर बन गया है और व्यूज़ के अंदर हमारे पास यूज़र्स का फोल्डर भी बन गया है जिसमें जो CRUD ऑपरेशन है वो सारे के सारे उसने इम्प्लीमेंट कर दिए। तो ये काम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसके ऊपर मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देयर वाज एन एरर।
ओके, तो ये एरर एम्बिग्विटी का था, क्योंकि इसमें दो नेम स्पेसेस यूज़ हो रही हैं। सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी के अंदर भी हमारे पास एंटिटी स्टेट है, और सिस्टम डॉट डाटा के अंदर भी हमारे पास एंटिटी स्टेट है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंपली सिंपली ये किया है कि जो नेम स्पेस है उसको स्पेसिफाई कर दिया कि मैं जिस एंटिटी स्टेट की बात कर रहा हूँ वो सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी की नेम स्पेस है। तो मे भी एरर आपके पास भी है, तो काइंडली उसको रिजॉल्व कर लीजिएगा। एनी हाउ, अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमारी एप्लीकेशन चल गई। अब इसके अंदर लेट्स सपोज हम लोग कह देते हैं कि मैंने यूज़र को एक्सेस करना है, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर है वो यूज़र्स के नाम से बना हुआ था। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि जी यूज़र्स के कंट्रोलर को हमने एक्सेस करना है। तो स्लैश यूज़र्स हमने लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही CRUD ऑपरेशन सारे के सारे हमारे पास शो हो रहे हैं। मैं नया यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ, एग्जिस्टिंग यूज़र मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो लेट्स सपोज एक नया यूज़र क्रिएट करवा लेते हैं, आईडी उसको 1 असाइन कर लेते हैं। इन फ्यूचर इस आईडी को हम लोग ऑटोमेटिक भी कर लेंगे, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये दोबारा यहाँ पे आईडी का जो कॉलम है उसको शो नहीं करेगा। तो फिलहाल हमने इसको क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया था, तो इंटरफेस के अंदर वो आईडी का कॉलम शो करवा रहा है। तो लेट्स सपोज नेम CNSE के अंदर कोई भी डिटेल्स वगैरह हम लोग ऐड करवा देते हैं, और उसके बाद क्रिएट करेंगे तो ये एंट्रीज हमारे डेटाबेस के अंदर एंटर हो जाएंगी। तो न्यू एक एंट्री हमने क्रिएट कर ली, नेम CNSE और कुछ चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब हमने भी तक क्या काम परफॉर्म किया, हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए डेटाबेस बनाई, जो कि जाहिर सी बात है किसी न किसी हमारे पास ERD के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने अपनी डेटाबेस को लिंक किया एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन के साथ लिंक करने के बाद हमने एंटिटी फ्रेमवर्क को ये ADO.NET को यूज़ करते हुए डेटाबेस से मॉडल क्रिएट करवाया, और उस मॉडल को यूज़ करते हुए हमने कंट्रोलर्स और व्यूज़ क्रिएट करवा दी। तो इस अप्रोच को अब अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हम लोग चलते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम आती हैं। अब इसमें एक छोटा सी और काम हम लोग करके देखते हैं कि लेट्स सपोज अभी तक जो हमारे पास डेटाबेस थी उसमें सिर्फ यूज़र एग्जिस्ट करता था। अब हम लोग टेबल्स में जाके एक और टेबल क्रिएट करवा लेते हैं। लेट्स सपोज ID विल बी इंटीजर, उसका कोई ना कोई नेम है, लेट्स सपोज उसको व्हाट्सएप कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बुक की एंटिटी क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैंने सारे के सारे कॉलम्स को ऑन नल करा दे दिया है। ID को मैंने प्राइमरी की यहीं पे डिफाइन कर दिया, और अब इस एंटिटी का नाम मैं रखवा लेता हूँ यहाँ पे बुक। तो जहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही एंटिटी एग्जिस्ट करती थी यूज़र के नेम से, अब दूसरी एंटिटी भी आ गई है बुक के नेम से। अब लेट्स सपोज इस बुक की एंटिटी के अंदर मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ इशूड टू को, और इसकी जो डेटा टाइप है वो मैं इंटीजर रखवा लेता हूँ। अब इस इशू टू को एक्चुअली मैं फॉरेन की के तौर पे यूज़ करूँगा, कि अगर कोई लेट्स सपोज स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में सॉरी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वहाँ पे अगर कोई बुक की एंटिटी है तो वो बुक किसी न किसी यूज़र को इशू हुई होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सिर्फ ये ले रहे हैं। तो मैंने इशू टू को यूज़ किया, और यहाँ पे मैं यूज़र की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की यूज़ करूँगा। अब मैंने ये रिलेशनशिप अपनी डेटाबेस के अंदर डिफाइन करना है, तो सिंपली मैं राइट क्लिक करता हूँ और रिलेशनशिप्स के अंदर चला जाता हूँ। फिलहाल कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता इस टेबल के अंदर, तो मैं ऐड के ऊपर जाता हूँ। कुछ एक ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशंस हैं। टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा,
ठीक है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपसे वो पूछना चाह रहा है कि किस प्राइमरी की को आपने फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल करना है, मतलब दो एंटिटीज जिनका आपस में रिलेशनशिप है, उन दोनों के बारे में आपने डिफाइन करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र की जो आईडी है विच इज़ प्राइमरी की, वो बुक के टेबल में इशूड टू के साथ एज अ फॉरेन की आ जाए। तो यूज़र की आईडी विच इज़ प्राइमरी की इस्तेमाल होगी बुक के टेबल में एज अ फॉरेन की, और फॉरेन की के अंदर जो इस कॉलम को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है इशूड टू का कॉलम। ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशन डिफाइन हो जाता है। फिलहाल ये अनसेव है, लेकिन जैसे ही हम इसको कंट्रोल एस करेंगे, इसको सेव करवाएंगे, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। तो इसने एक वार्निंग मेरे पास शो कर दी है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसकी वजह से ये दोनों टेबल्स अफेक्ट होंगे। ठीक है। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। दोनों टेबल्स उसने चेंज कर दिए। ये जो काम मैंने किया है वो यूज़र के टेबल में किया है, तो अगर सॉरी बुक के टेबल में किया है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो कॉलम्स के अंदर आईडी एज अ प्राइमरी की यहाँ पे शो हो रही है और इशू टू एज अ फॉरेन की शो हो रही है। अगर इसी तरह मैं यूज़र के टेबल को एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें सिर्फ एक ही की है प्राइमरी की, और वो हमारी आईडी है। तो अब इस डेटाबेस के अंदर हमने चेंजिंग क्या की, एक तो मैंने एक नई एंटिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी बुक के नेम से, और मैंने एग्जिस्टिंग एंटिटी के साथ इसका रिलेशनशिप भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो डेटाबेस के अंदर अगर मैंने ये चेंजेस किए हैं और उन चेंजेस को अगर मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर रेंडर करना चाह रहा हूँ, सिंपली उसके लिए क्या अप्रोच है कि आप वापस अपने जो ई डी एम एक्स है या जो आपने डिज़ाइनर की मदद से अपनी डेटाबेस को इंपोर्ट किया हुआ है उसको आप दोबारा ओपन करेंगे। कहीं पे भी आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास शो हो रही होगी अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन है कि आप किसी नई एंटिटी को ऐड करना चाह रहे हैं, किसी एंटिटी को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, या किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं, मतलब वो डेटाबेस में से डिलीट हो चुकी है, यहाँ पे आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो फिलहाल अभी जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो ऐड का ऑपरेशन है, कि ऑलरेडी हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ यूज़र की एंटिटी है। अब हम लोग अपनी डेटाबेस में से बुक की एंटिटी को भी ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें उसने यूज़र को शो नहीं किया, क्योंकि यूज़र ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन का हिस्सा है। तो यहाँ से मैं बुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इस बुक को भी मैंने अपनी एप्लीकेशन का हिस्सा बनाना है, और मैंने यहाँ पे फॉरेन की कॉलम्स को भी इंक्लूड करवाया। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये फॉरेन की के कॉलम्स को स्किप कर देगा। ठीक है। तो मैं फिनिश करता हूँ। इट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद ये आपको अपडेटेड जो हमारी ईआरडी है वो शो करवा देगा। तो हमारे पास यूज़र की एंटिटी थी, उस यूज़र की एंटिटी के साथ इट इज स्टिल प्रोसेसिंग। ओके, उस यूज़र की एंटिटी के साथ बुक की एंटिटी भी आ गई। ठीक है। तो यूज़र ऑलरेडी हमारे पास था और बुक की एंटिटी भी आ गई। अब अगर इन दोनों के रिलेशनशिप को देखें तो इट इज़ शोइंग वन। ठीक है। मतलब यूज़र वन एंड टारगेट इज बुक विच इज़ मैनी, तो इट इज़ अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो डिज़ाइनर की मदद से जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो उसका हमें फ़ायदा ये है कि जो जो चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये डेटाबेस से जो चीज़ें आ रही हैं वो मेरे सामने मेरी एप्लीकेशन के अंदर भी विजिबल हैं कि ये चीज़ें हम लोगों ने परफॉर्म कर ली हैं। जब भी आप अपने मॉडल को चेंज करेंगे, इट इज़ करंटली एक्चुअली मॉडल, तो एंटिटी डाटा मॉडल को जब भी आप अपडेट करेंगे, हर दफ़ा अपडेट करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करना है। अगर आप रीबिल्ड नहीं करेंगे तो फिर एंटिटी फ्रेमवर्क को एंट्री फ्रेमवर्क आपको दोबारा एरर मैसेज शो करेगा कि आपने इसको रीबिल्ड नहीं किया, तो इस वजह से मैं इसका कंट्रोलर क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रीबिल्ड कर लिया। ओके, रीबिल्ड कंप्लीटेड। अब इसके बाद हम लोग जो सेकंड एंटिटी हमने अभी ऐड की है उसका उसका भी कंट्रोलर क्रिएट करेंगे।
तो अगेन मॉडल क्लास के लिए हमने बुक को सिलेक्ट कर लिया, जो कि अभी भी ऐड हुई है। और डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास हम लोग वही यूज़ करें जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। और इस कंट्रोलर का नाम होगा बुक्स कंट्रोलर। तो इसको हम लोग ऐड करवा लेते हैं विद व्यूज़। ओके, तो हमारा कंट्रोलर रेडी है। इसके अंदर वही CRUD ऑपरेशंस हैं, और उस कंट्रोलर के अगेंस्ट हमारे पास सारे के सारे CRUD ऑपरेशंस के रेलिवेंट व्यूज़ भी उसने क्रिएट करवा के दे दी। सिंपली सी एप्लीकेशन को हम लोग अच्छा, दोबारा मैंने इसको चलाने की कोशिश की है तो वही एरर आ गया है कि यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस है वो एम्बिगुअस है। तो हमने यहाँ पे इसको बताना है कि कौन सा जो एंटिटी स्टेट है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो दोनों हैं हमारे पास, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी स्टेट, और दूसरा है सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी स्टेट। तो यहाँ पे हम इसको सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी स्टेट कर देते हैं, मतलब जो प्रीवियस कंट्रोलर में हमने काम किया था। दोबारा हमारे पास एरर रिजॉल्व हो गया, इसको दोबारा हम लोग चलाते हैं। अब इसके अंदर एक नया कंट्रोलर बुक्स के नेम से आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बुक्स के लिए यूआरएल लिखते हैं, और उसने जो हमारे पास पेज है इंडेक्स का वो ओपन करवा दिए। अब इसके ऊपर अगर मैं क्रिएट न्यू के ऊपर जाता हूँ तो वही बुक का आईडी, नेम, ऑथर, पब्लिशर वगैरह शो हो रहे हैं। और यहाँ पे इशू टू के अंदर सिर्फ वैलिड यूज़र शो होंगे, क्योंकि ये प्राइमरी की है, फॉरेन की है। तो यहाँ पे जो यूज़र हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट करवाया था सिर्फ वही यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई ना कोई एंट्री नहीं कर सकते। इट विल बी अ वैलिड यूज़र। तो जो यूज़र हमारे पास डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट लेआउट की मदद से क्योंकि बना है, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन हमारे पास लिस्ट आ रही है। आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को सर्च लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसने वही दिखाए हैं जो यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर हैं। तो बार ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया कि एक डेटाबेस क्रिएट की यूजिंग एसक्यूएल सर्वर। उस डेटाबेस के अंदर हमने एंटिटीज़ डिफाइन की, उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप भी बनाया। बाद में हमने इस डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद हमने एडीओ डॉट नेट की मदद से अपनी डेटाबेस को इंपोर्ट कर लिया एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। तो जो मॉडल इम्प्लीमेंटेड सॉरी जो एंटिटीज़ हमारे पास डेटाबेस में मौजूद थी वो सारी की सारी यहाँ पे एज अ मॉडल इम्प्लीमेंट हो गई। और बाद में हमने उन्हीं मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए विद द हेल्प ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क व्यूज़ और कंट्रोलर्स क्रिएट करवा लिए। तो डेट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो इस मॉड्यूल के रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने जो लास्ट मॉड्यूल है उसको स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू एपीआई एंड सर्विसेज।